रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ पढ़ेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव होता क्या है, जो भी एक्ट रहते हैं अगर वो आज इनैक्टमेंट हो रहा है उसके पहले अगर अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब इनैक्टमेंट डेट से पहले की डेट में वो चीज़ वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे कोई भी स्टैच्यूट के, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ। कोई भी स्टैच्यूट हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव तब मानेंगे जब वो भी कोई क्रिएट करेगा ऑब्लिगेशन या फिर इम्पोज करेगा न्यू ड्यूटीज़ और या फिर न्यू डिसेबिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करेगा। ये तीनों चीज़ें अगर मतलब ये तीनों चीज़ें अगर पास्ट में पास्ट ट्रांजैक्शन, ये पास्ट है, पास्ट ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करेगी तब हम लोग उस स्टैच्यूट को बोलेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव है। कोई भी ऐसा स्टैच्यूट जिसमें चीज़ें जो ऑब्लिगेशंस हैं, क्रिएट ऑब्लिगेशन, इम्पोजिशन ड्यूटी या फिर कोई और नया डिसेबिलिटी लाया जा रहा है जो कि अप्लाई करता है पास्ट में, उसको हम लोग उस ऐसे टाइप के स्टैच्यूट को हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव स्टैच्यूट बोलेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब यही बोलता है कि लॉ जो है, लॉ अप्लाइज टू द इवेंट, ट्रांजैक्शन या एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर द डेट ऑफ द इनैक्टमेंट। जो जिस डेट ऑफ द इनैक्टमेंट उससे पहले अगर आप कोई इवेंट हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, उस चीज़ पे अगर अप्लाई करेगा कोई भी स्टैच्यूट तो हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ बिफोर द डेट ऑफ इट एनैक्टमेंट हुआ है। फिर जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, प्रिजम्पशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव। ये माना जाता है कि हमेशा जो लॉ रहता है ना वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, माने फ्यूचर में अप्लाई करता है, पास्ट में अप्लाई नहीं करता। ठीक है, जनरल रूल यही है कि सारे जो हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते, फ्यूचर में अप्लाई करते, पास्ट में अप्लाई नहीं करते अनलेस एक्सप्रेसली दिया गया। अगर एक्सप्रेसली दिया गया है तो वो फ्यूचर में अप्लाई करेगा, पास्ट में अप्लाई कर सकता है, बाकी जनरली फ्यूचर में ही अप्लाई करता है। ये जनरल रूल है। ठीक है, इसके बाद सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या बोलता है कि अफेक्ट करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को। सब्सटेंटिव राइट्स हमेशा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिस्क्राइब करता है और जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो प्रोसेस बताता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा प्रोस्पेक्टिव माना जाता है क्योंकि यहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटी इन्वॉल्व है। उसको अगर हम पास्ट में अप्लाई करते रहेंगे तो वो आज कोई चीज़ ऑफेंस नहीं है, टुडे नथिंग इज़ ऑफेंस, ऑफेंस आज नहीं है, लेकिन सॉरी कल ऑफेंस नहीं था, आज ऑफेंस बनाया गया। अब कल ऑफेंस नहीं था तो तब के में अप्लाई नहीं करेगा ये चीज़, वरना उसके लिए तो गलत हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा सामने वाले के लिए। उसको तो पता ही नहीं था कि वो जो एक्ट कर रहा है वो इलीगल है, और फ्यूचर में जाके इलीगल बता दिया जाए कि ये जो सारे एक्शंस जो हो रहे हैं ना वो इलीगल हो रहे हैं। आज डिक्लेयर करो, आज के बाद से अगर कोई चीज़ अगर इलीगल है, डिक्लेयर किया हुआ चीज़ अगर करता है कोई तो उसको इलीगल कहलाया जाएगा। फिर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ओनली इफ, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब किया जाएगा, जब क्लियरली लिखा हो, क्लियरली इंटेंडेड हो, तभी हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करेंगे। रेगुलेटिंग लीगल प्रोसेस जनरली कंसिडर्ड रेट्रोस्पेक्टिव। जनरली कंसिडर मतलब वही है कि जो भी लीगल प्रोसेस होता है ना उसको हमेशा हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव मानते हैं, unless retrospective application would result in injustice। जनरली हम लोग देखो सब्सटेंटिव को हम लोग प्रोस्पेक्टिव मानते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव मानते हैं प्रोसीजरल को। ठीक है, अगर वो चीज़ रिजल्ट हो रहा है इनजस्टिस में तो ऐसा नहीं माना जाएगा। फिर रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी मतलब इसको चेक करेंगे सही है कि नहीं है। लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू वैलिडेट द पास्ट एक्शन, डिक्लेयर इट करेक्ट। कई बार जो होता है वो पास्ट एक्शन को भी बता सकते हैं कि वो करेक्ट है, विच हैज़ बिन डिक्लेयर इनवैलिड बाय द कोर्ट। मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी ऑफेंस है। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी मतलब पास्ट में हम जो भी एक्शंस हुए ना उसको वैलिडेट कर सकता है, उसको सही या गलत प्रूफ कर सकता है। तो कोर्ट के पास पावर है डिक्लेयर करने के लिए कि कोई भी पास्ट एक्शन जो कि इलीगल थे उसको लीगल डिक्लेयर करने की राइट है। ठीक है, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट। कोर्ट देखिए कई बार होता है यहाँ पे वैलिडिटी माने रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी मतलब जैसे दो लोग हैं हमारे, जुडिशरी और लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना। तो कभी कभी जब जुडिशरी इंटरप्रेट करती है ना किसी एक्ट्स को इलीगल डिक्लेयर कर देती, इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है, तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि क्या करे, लॉ बना करके उस चीज़ को करेक्ट भी कर सकता है। मतलब अगर कोर्ट बोल रही कि नहीं तुम गलत हो तो पार्लियामेंट बोल सकती, लेजिस्लेचर बोल सकता है कि नहीं तुम सही हो,
तो वैलिडेट कर रहा है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कोई पुराने इफेक्ट को वैलिडेट कर रहा है। इवन इफ ओवर राइज डिसीजन थ्रू द कॉम्पिटेंट रेट्रोस्पेक्टिव राइट, कॉम्पिटेंट डिसीजंस को यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डिक्लेयर करेगा, ठीक है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। जो कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर की थी उसको करेक्ट डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जुडिशरी के डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ भी ला सकता है। मतलब पार्लियामेंट दो काम कर सकती है, या तो डिक्लेयर कर दे इनवैलिड, सॉरी वैलिड डिक्लेयर कर दे जो कि इनवैलिड था, और या तो फिर बोल दे कि ये कॉम्पिटेंट, मतलब ये ओवरराइड कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ लॉ बना दे जो जुडिशियल डिसीजन को ओवरराइड कर दे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल लिमिट्स, जो फंडामेंटल राइट, जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है ना, वो वायलेट नहीं करेंगे। क्या क्या? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, नेचुरल जस्टिस, ये सबको वायलेट नहीं करेंगे। ये चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव लॉज में। फिर बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन होता है। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई चीज़ अप्लाई हो रही है तो लॉ में भी अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एनैक्टमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, बेनिफिट हो लार्ज सेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए, या तो फिर इवन विदाउट द एक्सप्रेस प्रोविजन कोर्ट में अपहेल्ड देम एज रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। और विदाउट एक्सप्रेस प्रोविजन कोर्ट कोई चीज़ को रेट्रोस्पेक्टिव ऐसे भी हेल्ड कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन है, लॉ जो है वो अप्लाई करेगा रेट्रोस्पेक्टिव, लॉ अप्लाई कर सकते रेट्रोस्पेक्टिव अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, बेनिफिट में हो लार्ज पीपल के लिए, और यहाँ पे विदाउट एक्सप्रेस प्रोविजन कोर्ट में अपहेल्ड देम रेट्रोस्पेक्टिव, और ये कोर्ट भी कर सकती है लॉ, किसी भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर सकती है अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। ये दोनों चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लेजिस्लेचर भी कर रहा है और यहाँ पे कोर्ट्स भी कर रहे हैं। पर्पस क्या है? करेक्ट करना पास्ट लीगल डिफेक्ट को, प्रमोट करना पब्लिक इंटरेस्ट या वेलफेयर को, क्लैरिटी लाना है लेजिस्लेटिव इंटेंट में, और सेव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई चीज़ गुड फेथ में ली गई है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद है लिमिटेशन ऑन द इनैक्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं? कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। लिमिटेशन मीन्स एक तरह से डीमेरिट्स बोल सकते हैं, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है एक्सप्रेस करने का रेट्रोस्पेक्टिव इंटेंट। लेजिस्लेचर इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी सेट ऑफ रूल। लेजिस्लेचर के पास कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव इंटेंट को दिखाना है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड रेट्रोस्पेक्टिव, अ स्टैट्यूट कैन बी ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिव अगर एक्सप्रेसली दिखा गया या फिर इम्प्लाइडली लग रहा है उसके पर्पस या लैंग्वेज से। तो ये सब लिमिटेशंस है, मतलब ये सब थोड़े डिमेरिट्स है। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो तरीके से हो सकता है, तब भी कन्फ्यूजन होता है। नो वैलिडिटी क्लॉज, कोई डिक्लेरेशन क्लॉज या वैलिडिटी क्लॉज नहीं है यहाँ पे। अगर नहीं है तब भी वो अगर कोई भी ऐसा वैलिडिटी क्लॉज नहीं है, डिक्लेरेशन क्लॉज नहीं है, तब भी रेट्रोस्पेक्टिव माना जा सकता है अगर इंटेंशन उसका क्लियर हो और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। पब्लिक में जस्टिफाइज द रेट्रोस्पेक्टिविटी, अगर पब्लिक के बेनिफिट में रेट्रोस्पेक्टिव बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक केस है केशव दारा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आर्टिकल 220 का 1 में बोला गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है उसको बार करना, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज को जैसे पेनल्टीज होती है वो उस चीज़ को नहीं करना है। इसके बाद बेनिफिशियल लॉज रिड्यूसिंग पनिशमेंट कैन अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव, कोई भी ऐसा लॉ जो कि बेनिफिट दे रहा है उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ लेसर पनिशमेंट अंडर द अमेंडेड लॉ शुड बी गिवन टू द एक्यूज, अगर अमेंडमेंट करके कम कर दिया जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा।